प्रिय छात्रों, आज हम एक विद्युत इंजीनियरिंग पदार्थ के विभिन्न गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही जो एनर्जी बैंड डायग्राम है उसके आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण भी करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि विद्युत इंजीनियरिंग पदार्थों का उपयोग चालकों के रूप में, इंसुलेशन मटेरियल के रूप में, एनर्जी स्टोरेज के रूप में होता है और उन सभी के लिए अलग अलग जगह पर उपयोग लिए जाने वाले अलग अलग पदार्थों की कुछ विशेष गुणों की आवश्यकता होती है। तो सर्वप्रथम हम जो विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। भौतिक गुण, तापीय गुण, रासायनिक गुण, यांत्रिक गुण और विद्युतीय गुण, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या भौतिक गुणों के अंतर्गत निम्न गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट या गलनांक व हिमांक बिंदु। पदार्थ का मेल्टिंग अथवा फ्रीजिंग पॉइंट वह तापक्रम है जिस पर वह सॉलिड तथा लिक्विड फेज में एक साथ स्टेबल इक्विलिब्रियम में रह सकता है। धातु को मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म करने पर उसकी द्रव अवस्था उत्पन्न होती है तथा उसे और ऊष्मा देने पर धातु स्थिर ताप पर पूर्णतया द्रव में परिवर्तित होता है। ताप एवं दाब मापक संयंत्रों या उपकरणों में पारे का प्रयोग उसके निम्न मेल्टिंग पॉइंट के कारण किया जाता है, जबकि विद्युत बल्ब में तथा हीटर्स में टंगस्टन का प्रयोग उसके उच्च मेल्टिंग पॉइंट के कारण किया जाता है। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु। द्रव का वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडल दाब के तुल्य होता है। धातुओं का बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है, जैसे जिंक का 960 डिग्री सेंटीग्रेड। धातुओं की रिकवरी एवं क्रिस्टलाइजेशन में क्वथनांक का अत्यंत महत्व है। तीसरा पॉइंट, डेंसिटी अर्थात यूनिट वॉल्यूम का जो द्रव्यमान है वह घनत्व कहलाता है। अर्थात पदार्थ का प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। इसके यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। कुछ धातुओं के तो निम्न घनत्व होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम तथा उनकी मिश्र धातुएं। घनत्व कम होने के कारण यह एरोनॉटिक्स एवं ट्रांसपोर्टेशन जैसे अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी सिद्ध
हुए हैं। अब बात आती है विस्कोसिटी की। तो विस्कोसिटी वह गुण है पदार्थ का जिसके अंतर्गत वह आसानी से बह सकता है। इसकी उपयोगिता जब पेपर इंसुलेटेड केबल्स के अंदर होती है, जहाँ पर टेम्परेचर जिस पर ऑयल का पेनिट्रेट होगा पेपर में, वो उसकी विस्कोसिटी पे निर्भर करता है। इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल काम आता है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए हमें उसकी विस्कोसिटी को ध्यान में रखना पड़ता है। कलर ये ज़्यादातर इंसुलेटिंग मटेरियल या हम कह सकते हैं तारों के इंसुलेशन में काम आता है, जहाँ पर कलर का उपयोग फेज के डिफरेंस में किया जाता है। जैसे 3 फेज में RYB रेड येलो ब्लू। अब है हाइग्रोस्कोपिसिटी, या जिसे हम कह सकते हैं नमी ग्रहण करने का गुण। यदि एक इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर यदि मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन, या दूसरे शब्दों में कहें तो आर्द्रता ग्राही गुण है, तो ऐसी स्थिति में वह वातावरण से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी डिटोरिएट, खराब या ख़त्म भी कर सकता है। अब आती है थर्मल प्रॉपर्टीज़, जिसमें सबसे पहले रेखीय विस्तार या प्रसरण या लीनियर एक्सपांशन। ताप के कारण पदार्थ में लंबाई में होने वाले परिवर्तन को लीनियर एक्सपांशन कहते हैं। अर्थात प्रति डिग्री तापक्रम में परिवर्तन पर उस पदार्थ की लंबाई में कितना प्रतिशत परिवर्तन आ जाता है। दूसरी है तापीय चालकता या थर्मल कंडक्टिविटी। पदार्थ में ऊष्मा प्रवाह होने का गुण उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। पदार्थ में ऊष्मा चालन उसकी आणविक संरचना पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए धातु पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं की ऊष्मीय चालकता उत्तम होती है, जबकि इंसुलेटिंग पदार्थों में ऊष्मीय चालकता निम्न होती है। फिर है हीट रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस टू हीट भी कह सकते हो, ऊष्मा के प्रति प्रतिरोध। पदार्थों का ऊष्मा के प्रति प्रतिरोधी व्यवहार उस ताप से जाना जाता है जिस पर वे पिघलना या सॉफ्ट होना यानी मुलायम होना प्रारंभ करते हैं। यदि किसी पदार्थ को उच्च ताप पर काम में लेना है तो ऐसी स्थिति में उसका कार्यकारी ताप उच्च होगा और उस ताप पर वह पिघलना नहीं चाहिए। इग्निशिबिलिटी या ज्वलनशीलता।
जैसे सर्किट ब्रेकर और ट्रांसफार्मर के अंदर जो इंसुलेटिंग पदार्थ के रूप में ऑयल काम आ रहा है, यदि वह ज्वलनशील है या ज्वलनशीलता को सपोर्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में उसमें आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। यदि कोई इंसुलेटिंग पदार्थ ज्वलनशील भी है तो उसमें सेल्फ एक्सटिंग्विश मतलब अपना आग बुझने की गुण भी उपलब्ध होना चाहिए, तभी उसका उपयोग हम कर सकते हैं। थर्मल एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ताप देने पर पदार्थों का प्रसार और ठंडा होने पर उनका संकुचन। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपोजिशन है सम्मिश्रण की तापीय स्थिरता। तो थर्मल स्टेबिलिटी उच्च ताप पे काम आने वाले विद्युत इंजीनियरिंग पदार्थ की तापीय स्थिरता अधिक चाहिए। इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें घुलनशीलता, रासायनिक प्रतिरोध, वातावरणीयता और जंग प्रतिरोध। जो पदार्थ काम आ रहे हैं वह जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर घुलने नहीं चाहिए, अर्थात वह जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है उनसे रिएक्ट नहीं करने चाहिए। रासायनिक प्रतिरोध, वातावरणीयता अर्थात जिस वातावरण में वह काम आ रहा है उसका उस पर प्रभाव कम से कम पड़ना चाहिए। कोरोजन रेजिस्टेंस या जंग प्रतिरोध, जैसा कि आप जानते हो कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो चालक है वो सीधा वातावरण को एक्सपोज होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस वातावरण में उपस्थित एसिड और एल्कलीज का तथा उपलब्ध नमी के कारण उसमें जंग नहीं लगना चाहिए, अर्थात उनका जंग प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। अन्यथा पदार्थ जंग प्रतिरोध कम होने के कारण पदार्थ पे जंग लगना प्रारंभ होगा। यह जंग लगना एक धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे करके पदार्थ की सरफेस पे से या पदार्थ की सतह पे से पदार्थ का झड़ना प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ने से वहाँ पर हीटिंग ज़्यादा होगी और हीटिंग ज़्यादा होने से हो सकता है कि वो मेल्ट होकर टूट जाए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले डक्टिलिटी, इस गुण के कारण पदार्थ के पतले तार खींचे जा सकते हैं। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आदि हाई डक्टिलिटी के पदार्थ हैं। पदार्थ की डक्टिलिटी पदार्थ के टूटने से पहले प्रतिशत लंबाई में वृद्धि अथवा अनुपस्थित क्षेत्र में कमी द्वारा प्रदर्शित की जाती है। डक्टाइल पदार्थ दृढ़ तथा
प्लास्टिक प्रकृति के होते हैं। मेलिएबिलिटी, पदार्थ पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ लगाने पर उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होना मेलिएबिलिटी कहलाती है। पदार्थ में यह गुण तभी संभव हो सकता है जब उसमें प्लास्टिसिटी का गुण हो। पदार्थ के इस गुण के कारण उसे शीट्स के रूप में रोल किया जा सकता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, यह दोनों के लिए हम सबसे पहले स्ट्रेंथ समझते हैं और उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है सामर्थ्य। तो पदार्थ में फेलियर हुए बिना उसके स्ट्रेस या स्ट्रेन सहने के गुण को पदार्थ की स्ट्रेंथ कहते हैं। यदि उसमें दबाव है या स्ट्रेस है तो उसे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कहेंगे, और यदि खिंचाव है, स्ट्रेन है, तो ऐसी स्थिति में उसे टेंसाइल स्ट्रेंथ कहेंगे। अब वियर एंड टियर रेजिस्टेंस, टूट फूट प्रतिरोध ज़्यादातर पदार्थों का उच्च ही आवश्यक होता है ताकि उनके लगातार उपयोग के कारण वह फेल न हो जाए। हार्डनेस या कठोरता, पदार्थ पर अन्य कठोर पदार्थ द्वारा स्क्रैचिंग करने से पदार्थ द्वारा इन क्रियाओं का विरोध किया जाना अथवा उस क्रियाओं को सहने की क्षमता, उसमें हार्डनेस का गुण प्रदर्शित करता है। पदार्थ की हार्डनेस की माप ब्रिनेल, रॉकवेल, विकर्स तथा सेलोस्कोप परीक्षणों द्वारा ज्ञात की जाती है। इन सभी परीक्षणों में प्राप्त हार्डनेस का मान पदार्थ की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से संबंधित होता है। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी, जिसे दूसरे शब्दों में हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। हम जानते हैं किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध R बराबर रो एल अपॉन ए। यदि L और A 1 हो जाए तो रो का मान R के बराबर हो जाएगा। तो रो जो है वह प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो तार है उसके आमने सामने की भुजाओं के बीच का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। तो प्रतिरोधकता का उपयोग पदार्थ के उपयोग के आधार पर लिया जाता है। जैसे चालक पदार्थों के अंदर प्रतिरोधकता का मान कम होना चाहिए, जबकि हीटिंग के अंदर काम आने वाले, जैसे नाइक्रोम का वायर है जो कि हीटिंग एलिमेंट के रूप में काम आता है, मैंगनीन है, टंगस्टन है, इन सब की रेजिस्टिविटी उच्च होनी चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या परावैद्युत सामर्थ्य, इंसुलेटिंग मटेरियल तथा एनर्जी स्टोरेज में इसका उपयोग तथा जो कंडक्टर, ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर हैं उसके और अर्थ के बीच में एयर जो है वो माध्यम होती है, इंसुलेटिंग मेटल के रूप में उपलब्ध होती है। तो जहाँ भी हमें एनर्जी स्टोर करनी है अथवा दो पार्ट को इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करना है, वहाँ पर उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है
एक यूनिट डिस्टेंस के बी अक्रॉस वह न्यूनतम वोल्टेज जिस पर वह अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खो देता है। इसकी यूनिट किलोवोल्ट पर mm या किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यह वायु या निर्वात के सापेक्ष अन्य पदार्थ का परमिटिविटी है। कंडक्टिविटी या चालकता यह प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, अर्थात जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता अधिक है उसकी चालकता निम्न होगी और जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्न है उसकी चालकता उच्च होगी। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं थर्मो ईएमएफ, तापीय विद्युत वाहक बल। तो तापक्रम के कारण यदि किसी तार के दोनों सिरों के बीच में तापमान में अंतर के कारण उसमें उत्पन्न होने वाले ईएमएफ को थर्मो ईएमएफ या तापीय विद्युत वाहक बल कहते हैं। इनका उपयोग थर्मोकपल में किया जाता है, जहाँ पर उच्च थर्मो ईएमएफ वाले पदार्थों को तापमान के मापन हेतु काम में लिया जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट या ताप गुणांक, जिसे हम अल्फा से भी डिनोट कर सकते हैं, तो यह अल्फा तापमान के साथ प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन को इंगित करता है। अल्फा का मान धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी। धनात्मक में ज़्यादातर सारी मेटल्स धातुएं आती है, जबकि कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनके लिए अल्फा का मान नेगेटिव होता है। अब हम एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि किसी भी एलिमेंट के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और उसके चारों ओर अलग अलग शेल, जिन्हें हम के, एल, एम एंड शेल कहते हैं, में इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, जो कि बेसिकली एनर्जी के लेवल्स हैं, वह वैलेंस बैंड कहलाता है। यदि हम जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस है, उससे ऊपर का लेवल कंडक्शन बैंड कहलाता है। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का कुछ भाग ओवरलैप है, अर्थात एक दूसरे पर आरोपित है। तो ऐसी स्थिति में वह पदार्थ चालक पदार्थ कहलाएगा या होता है, अर्थात चालक में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप्ड होते हैं। कंडक्टर का एग्जाम्पल्स हैं सिल्वर, कॉपर, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम इत्यादि। दूसरे जो पदार्थ हैं जो एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पे, उन्हें हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर में
जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, अर्थात वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वह फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है और वो लगभग 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसके उदाहरण हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम इत्यादि। अब यही जो इंसुलेटर है उसमें ये फॉरबिडन एनर्जी गैप बढ़कर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा होता है। पीवीसी, एस्बेस्टोस, रबर, बेकेलाइट, ग्लास, इंसुलेटिंग ऑयल्स, एयर, SF6 गैस, ये सभी इंसुलेटर के उदाहरण हैं। धन्यवाद। आज हमने जो विभिन्न प्रकार के गुण के बारे में अध्ययन किया, जैसे भौतिक गुण, रासायनिक गुण, तापीय गुण, यांत्रिक गुण और विद्युतीय गुण, तथा एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर पदार्थों को जो 3 भागों में बांटा गया है, कंडक्टर, चालक, सेमीकंडक्टर अर्धचालक और इंसुलेटर कुचालक के बारे में अध्ययन किया। अब अगले अध्याय में हम या अगले लेक्चर में हम जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।